ये स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने मॉडरेट और डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ उठाए हैं एमडी कैट नॉर्म्स ईटा और नीट के पास पेपर से। इस उम्मीद से कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन ऐड टू गिव अ जीरो रिजल्टेंट। देखें जी, कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन और इसको मैंने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की अपने पिछले लेक्चर में। तो आप अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो वहाँ पे आप इसकी समझ आ जाएगी कोप्लेनर वेक्टर्स होते क्या हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे कोप्लेनर वेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए जिनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड और उनको ऐड करें तो रिजल्टेंट जीरो आए। तो इसका आंसर तो है थ्री। अब कैसे, अब इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखें, अगर हम टू वेक्टर्स लेते हैं और उनको हम सम अप करते हैं और इस उम्मीद से कि उनका रिजल्टेंट जीरो आए, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। लेकिन ये हर बारी तो नहीं होगा ना। डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के लिए तो ये वायलेट होगा, तो इस वजह से टू वेक्टर्स के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर उसके बाद थ्री वेक्टर्स हम ले लें और उनको हेड टू टेल रूल के तहत हम एक क्लोज ट्राइंगल की सूरत में बना लें, जोड़ लें। हेड टू टेल रूल की मदद से जोड़ लें। तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक क्लोज क्लोज ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी थ्री डिफरेंट साइड होंगी और उनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होंगे। तो ऐसी सूरत में एट द एंड आप देखेंगे हम एक पॉइंट पे पहुंचाते हैं। यानी ये अगर ये वेक्टर ए है, ये बी है और ये सी है, और इनको हमने क्लोज ट्रायंगल की फॉर्म में जोड़ दिया है, तो एट द एंड हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे यानी रिजल्टेंट जो शो कर रहा है कि वो इनका ज़ीरो है। तो ऐसी सूरत में इसका ज़ीरो रिजल्टेंट हमारे पास आता है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आंसर है वो है थ्री। ऑप्शन थ्री आता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर हमारे 100 कोप्लेनर फोर्सेस ईच इक्वल टू 10 n act on a body. Each force makes an angle of pi over 50 with the preceding force. What is the resultant of the forces? A, B, C, D. आंसर इसका जीरो है। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईच फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ठीक हो गया जी, हमारे पास 100 कोप्लेनर फोर्सेज हैं। हर एक का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन है। तो ईच फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव फोर्सेज। एंगुलर सेपरेशन सक्सेसिव फोर्सेस के बीच में कितना है? अल्फा, फॉर एग्जांपल अल्फा इक्वल्स पाई ओवर 50, जो कि गिवन है। तो ये तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव फोर्सेस है, अल्फा पाई और 50। तो टोटल एंगल कवर्ड बाय 100 फोर्सेस, 100 क्योंकि हमारे पास 100 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, तो 100 फोर्सेस ने कितना एंगल कवर किया होगा। तो क्यों ना हम इस अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये कितना आंसर आना चाहिए। इसका टोटल एंगल कवर्ड जो 100 फोर्सेस करेंगी वो आना चाहिए। तो ऐसी सूरत में हमारे पास टू पाई आंसर आता है। तो देखिए जी, टू पाई का मतलब क्या निकलता है? टू पाई का मतलब ये है कि हमारे पास एक फुल सर्कल बनता है एट द एंड, जब 100 कोप्लेनर फोर्सेस जिनका हर एक का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है वो एक बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, और हर एक फोर्स जो है वो एंगल पाई ओवर 50 बना रही है। तो ऐसी सूरत में 100 फोर्सेस ओवरऑल एंगल कितना बना रही हैं? टू पाई, यानी एक पूरा सर्कल बना रही है। तो सर्कल एट द एंड जिसका वही बात जो यहाँ पे हमने की कि तीन फोर्सेज हैं, कोप्लेनर फोर्सेज हैं, इनको आपस में मिलाएं तो एट द एंड आप एक पॉइंट पे पहुंचती हो तो रिजल्टेंट जीरो होती है। इसी तरह एक सर्कल कभी कोई मतलब जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं वहीं पे आके रुक जाते हैं दोबारा से। तो इसके इट मीन्स कि आप एक पॉइंट पे पहुंच वापस जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया हुआ होता है उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो रिजल्टेंट जीरो। तो इसलिए इसका भी आंसर जीरो। नेक्स्ट। द एक्सप्रेशन 1/2 स्क्वायर रूट आई कैप प्लस 1/2 स्क्वायर रूट जे कैप इज, ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, या स्केलर है? तो आइए इसको समझ लेते हैं। ये जैसा एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये दिखने में क्या है जी? ये एक वेक्टर लग रहा है पी। इसको सपोज कर लें, हम पी कह देते हैं, पी इक्वल्स दिस। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हम इस वेक्टर का ले लें तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नल वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है या सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। तो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड ले लें तो हमारे पास वन आ जाता है। इट मीन्स कि ये तो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट। गिवन वेक्टर a equals 2i + 3j, द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड y एक्सिस इज। अब हमने a वेक्टर और y एक्सिस के बीच में एंगल बताना है। देखिए हमारे पास जो गिवन वेक्टर है वो है
इक्वल्स टू आई प्लस थ्री जे, यानी वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो अब हमने जो एंगल बताना है इस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ, तो इसके लिए फिर हमें जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है वो तो टेंजेंट थीटा वाले इस्तेमाल करना है, क्योंकि एंगल्स की बात हो रही है, टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो इस चीज़ इसको समझने में इसमें हम गलती करेंगे वो ये होगा कि आपने जो पढ़ा है टेंजेंट थीटा, एक वेक्टर की रेजोल्यूशन जब हमने की पिछले लेक्चर्स में, और फिर हमने वहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड किया और फिर थीटा बताया, टेन थीटा इक्वल्स वाई और एक्स। तो वहाँ पे हमने वाई और एक्स की बात की थी, लेकिन वहाँ पे हमने एंगल एक्स के साथ बताया था, लेकिन यहाँ पे तो एंगल हमने वाई के साथ बताना है। तो ऐसी सूरत में फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स और वाई, क्योंकि द स्लोप ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस इज द रेशो ऑफ एक्स कंपोनेंट टू वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट है जिसको आपने जहन में रखना है। तो इस तरह से हमारे पास इसका सॉल्यूशन बनता है टेन इनवर्स एक्स कंपोनेंट क्या है जी, टू है, टू, और वाई कंपोनेंट थ्री है, तो टेन इनवर्स टू और थ्री। तो हमारे पास देख लें कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ये बी वाला ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारे पास ये बी आ जाएगा। तो इसमें जो जिस गलती की आप कर जो गलती आपसे हो सकती है वो मैंने आइडेंटिफाई कर दी है। Two non-zero vectors A and B are such that A plus B modulus equals A minus B modulus. The angle between them is, अब इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0, 45, 90 या 180। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनके बीच में एंगल क्या होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाएं तो आपने इस एक्सप्रेशन को लेकर उनका अगर आप स्क्वायर ले लें बोथ साइड का, और फिर उन स्क्वायर को आप ओपन कर लें, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। तो ये दो एक्सप्रेशंस आपने एक्सपेंड कर दिया स्क्वायर लेने के बाद, तो इसमें जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास रह जाएगा टू ए डॉट बी इक्वल्स माइनस टू ए डॉट बी। अब देखें ये टू टू से कैंसिल आउट, तो यहाँ से माइनस का साइन है, इसको इधर चले लें, फोर ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो हो जाएगा। देखें ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो कब होता है, यानी ये स्केलर प्रोडक्ट की का एक्सप्रेशन बन चुका है, जिसमें हमारे पास जब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो ए डॉट बी ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देख लें ऑप्शन सी है जो हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लें, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इक्वल सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर, द एंगल बिटवीन दैम। अब इनके बीच में हमने एंगल बताना है, टू वेक्टर्स के बीच में, ए और बी के बीच में, और जबकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है और ये वाला एक्सप्रेशन मौजूद है बिल्कुल। अब हमने जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक्सप्रेशन लेकर उसका स्क्वायर लिया, तो हम ऐसा करते हैं कि सी इक्वल्स ए प्लस बी के एक्सप्रेशन ले लेते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड का। तो हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्सप्रेशन को ओपन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा इसके, लेकिन चूंकि सी स्क्वायर है हमारे पास, सी इक्वल है ए प्लस बी के, तो इस तरह से हम सी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ये गिवन है। तो ये अगर हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लें इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास बन जाएगा सी स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं वो कैंसिल आउट कर देंगे, और जो रह जाती हैं वो है टू ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो, यानी ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो। इस तरह से जैसे अब मैंने यहाँ पे बताया कि जो डॉट प्रोडक्ट टू एक्सेस के बीच में जीरो तब होता है जो एंगल 90 होता है, तो बिल्कुल वही एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गई है। तो थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एक एमसीक्यूज थे जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। इसको आप समझ के जब भी इस तरह का कोई आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ख़ास करके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के की तरह का, तो आपने इनको इस तरह से सॉल्व करना है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।